हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। और आज का हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका भाग 5। और भाग 5 में मैंने बताया था कि आर्टिकल 52 से लेकर के 151, ठीक है। और हम पिछली क्लास में आर्टिकल 56 तक करा चुके हैं। आर्टिकल 56 यानी अनुच्छेद 56 तक। अनुच्छेद 56 में मैंने बताया था, ठीक है। अनुच्छेद 56 के बारे में हमने चर्चा करी थी कि अनुच्छेद 56 में क्या है, पदावधि है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय तक होना चाहिए और ठीक है किस किस को अपना त्याग पत्र दे सकता है। और उसके बाद अगर मान लीजिए राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को अपने लेख द्वारा लिख करके, तो उपराष्ट्रपति का ये कर्तव्य होगा कि वो लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत जानकारी दे कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 57 की। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 57 की बात क्या कह रहा है ये। तो आर्टिकल 57 जो कहता है, आर्टिकल 57 कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए अर्हता। यानी जो आर्टिकल 57 है वो आपका है पुनर्निर्वाचन से संबंधित। पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या होता है, देखिए पुनर्निर्वाचन का मतलब होता है फिर से एक बार आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, जीते या ना जीते वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप बार बार जितनी बार हो सके अनलिमिटेड बनते रहो, ठीक है। बनते रहो जब तक आपका मन करे, ठीक है। लेकिन एज का भी ध्यान रख लेना, कितने साल तक होता है उसका भी ध्यान रख लेना। तो आप जब तक उस एज लिमिट में आप जब तक बनना चाहो आप बन सकते हो राष्ट्रपति भारत के। तो पुनर्निर्वाचन का मतलब होता है पुनर्निर्वाचन। तो अर्हताएं दी गई हैं, क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, तो ठीक है। तो अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की अर्हताएं क्या है। पुनर्निर्वाचन की अर्हता, ठीक है, अर्हता। तो पुनर्निर्वाचन की अर्हता इसमें दी गई है आर्टिकल 57 में। यानी कोई भी व्यक्ति, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति, आर्टिकल 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। आर्टिकल 57 में कहा गया है। देखिए आर्टिकल 57 कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत में केवल एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार चुने गए हैं, ठीक है। आप नाम धर रख लेना उनका, तो केवल इससे जुड़ाव रखिए, केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने, ठीक है। नाम उनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, केवल 2 बार राष्ट्रपति बने हैं ये। कब बने थे, 1952 जीत कर आए थे, 1952 से 57, ठीक है। और फिर उसके बाद 57 से कितने था, 62, ठीक है। तो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, 12 साल का इनका कार्यकाल था। देखिए 10 साल तो ये रहा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था, तो 2 साल वो काउंट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो 12 साल का कार्यकाल था इनका पूरा टोटल मिलाकर के, कुल मिलाकर के। एक बार तो संविधान ने इन्हें चुना था, संविधान समिति ने इनको राष्ट्रपति बनाया था। उसके बाद 1951-52 में लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद राष्ट्रपति तब चुनकर आए ये 52 से 57। उसके बाद फिर 57 से 62 चुनकर आए थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके बीच में थोड़ी खटपट सी रहने लगी,
ठीक है। तो इनको राष्ट्रपति आगे नहीं बने थे ये, लेकिन इनकी इच्छा थी कि मैं एक बार फिर से राष्ट्रपति बनूं, तो इनको बना दिया गया था। बहुत अच्छे राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति। तो भारत के पहले राष्ट्रपति। देखिए अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है अपने जीवन काल में, ठीक है, याद रख लेना। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, अगर अमेरिका में मान लीजिए राष्ट्रपति को कुछ हो जाए, पद त्याग दे या फिर मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश ठीक है, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस परिस्थिति या उस स्थिति में उसका अमेरिका का जो उप प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, यानी उप राष्ट्रपति जो होता है, वो उसके कार्यकाल तक, यानी संपूर्ण बचे हुए कार्यकाल तक क्या होगा, वो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, यानी उसके कार्यों को संचालन करेगा। राष्ट्रपति पद पर कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति। ये कहाँ होता है? अमेरिकी संविधान में। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। भारत में ये कहा गया है कि भारत में कि राष्ट्रपति अगर मान लीजिए किसी कारण से कुछ हो जाता है राष्ट्रपति को, तो उस राष्ट्रपति के पद को 6 महीने के अंदर अंदर भर देना चाहिए। 6 महीने तक भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा, लेकिन कब तक? केवल 6 महीने तक। 6 महीने के बाद अपना राष्ट्रपति आ जाएगा, तो उपराष्ट्रपति अपनी जगह, ठीक है। तो सैलरी, वेतन, भत्ते वो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे उसे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तब उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे वो राष्ट्रपति के पद के लिए दिए जाएंगे, ठीक है, ना कि उपराष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो शायद 5 लाख रुपए, ठीक है। चलिए, तो अमेरिका में ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बने, केवल 2 बार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान दिया गया वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात करें अनुच्छेद 58 की। 58 अनुच्छेद अनुच्छेद 58 हम कंटिन्यू चल रहे हैं इनको लेकर के। अनुच्छेद 58 देखिए क्या कहता है, राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्या होनी चाहिए, अर्हताएं या योग्यताएं, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद की अर्हताएं या योग्यताएं, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद की अर्हताएं या योग्यताएं, ठीक है, ये 58 होता है, आर्टिकल 58 कि राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्य है नहीं है। तो देखिए, पहली बात तो ये होनी चाहिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 58 के, तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र हो, ठीक है, योग्यता हो, वह केंद्र व राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या आता है इसके अंतर्गत? पहली बात, वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो। पहली बात तो याद ध्यान रख लीजिए, वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ना माना हो उसे दिवालिया या फिर पागल घोषित न किया हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। दूसरी बात ये भी याद रख लीजिए, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रख लीजिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए पात्र हो, लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र हो,
ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए इसमें कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो। ठीक है। अब देखिए लाभ का पद देखते हुए ध्यान रख लीजिए, मंत्री लाभ का पद नहीं है, राष्ट्रपति लाभ का पद नहीं है, उपराष्ट्रपति लाभ का पद नहीं है। ठीक है। राज्यपाल लाभ का पद नहीं है। तो ध्यान रख लीजिए कौन कौन से लाभ के पद नहीं होते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, ठीक है, राज्य के राज्यपाल, राज्यपाल लाभ के पद में नहीं आते। ठीक है। नहीं आते, ये लाभ के पद में नहीं है। याद रख लेना कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल लाभ के पद में नहीं आते हैं। ठीक है। आगे बात करें इसके लिए, आगे नेक्स्ट अनुच्छेद 58 के तहत, ठीक है, उम्मीदवार यानी व्यक्ति का नाम कम से कम 50 प्रस्तावक और 85 अनुमोदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 58 के तहत यानी इसी के तहत, अनुच्छेद 58 के तहत 58 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 58 ये भी कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो गया, यानी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो उसके लिए उस उम्मीदवार का नाम कम से कम, ठीक है, तो तहत कम से कम 50 प्रस्तावक व कम से कम 50 अनुमोदक द्वारा, ठीक है, ठीक है, अनुमोदित होना चाहिए। यानी इतने ही प्रस्तावक होना चाहिए और इतने ही क्या होने चाहिए, प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। यानी कम से कम 50 प्रस्तावक और कम से कम 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति के लिए। ठीक है। दूसरी बात, जमानत राशि कितनी, जमानत राशि 15,000 रुपये, 15,000 रुपये जमा करनी होगी। ठीक है। तो 15,000 रुपये 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी इसमें। और देखिए अगर मान लीजिए जमानत राशि 15,000 रुपये आपने जमा कर दी और कुल मत का 1/6 यानी वैध मत का, ठीक है, वैध मत का 1/6 प्राप्त करना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपने कुल वैध मत पढ़े, जितने भी वैध मत पढ़ते हैं, अगर उसका 1/6 आपने प्राप्त नहीं किया तो आपकी ये जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। कितने, 15,000 रुपये। ठीक है ना। तो याद रखना, तो जमानत राशि सुप्रीम कोर्ट को पहले आपने जमा करनी है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो 15,000 रुपये आपने जमा कर दिए। अगर, ठीक है, पहले आपको 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है, सदस्य होने चाहिए जो आपको प्रस्तावित करें कि हाँ जी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 15,000 रुपये की जमानत राशि सुप्रीम कोर्ट को जमा करनी है। उसके बाद अगर उसका वैध मत का 1/6 आपने प्राप्त कर लिया तो आपकी जमानत राशि वापस मिल जाएगी, वरना आप भूल जाइए जमानत राशि। ठीक है। चलिए आप इनको नोट कर लीजिए, उसके आगे बात आगे कराते हैं।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 की बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59, ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी क्या क्या शर्त होनी चाहिए। देखिए शर्त में कुछ नहीं है, वही है राज्यसभा, राज्य विधानमंडल या राज्यसभा या लोकसभा, ठीक है, वह संसद के किसी भी सदन का अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह कोई लाभ के पद पर न हो, राष्ट्रपति बिना किराया दिए, ठीक है, शासकीय आवासों का उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ें इसमें अंतर्गत इसके। तो आर्टिकल 59 में क्या कहता है, आर्टिकल 59 कहता है कि वह किसी भी सदन या राज्य विधानसभाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ध्यान रख लेना कि वह किस संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। न हो। दूसरा, किसी भी लाभ के पद पर न हो, पद पर न हो, ठीक है। तीसरे की बात करें इसमें देखिए एक बात और यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए बहुत अच्छी बात लिख दी गई है यहाँ पे कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए, क्या दिए, बिना किराया दिए अपने शासकीय आवासों का प्रयोग कर सकेगा। इतना ध्यान रख लेना। तो शासकीय आवास यानी जहाँ पर है अभी इस टाइम, तो दिल्ली में है ये, ठीक है, राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर स्थित है, और ठीक है, याद रखना कहाँ पर है, रायसीना हिल्स। चलिए अभी लिख देंगे। तो राष्ट्रपति बिना किराया दिए, बिना किराया दिए अपने शासकीय आवासों का प्रयोग करेगा, ठीक है, बिना किराया दिए, ठीक है, शासकीय आवासों का प्रयोग करेगा। दूसरी बात, वर्तमान देखिए, वर्तमान राष्ट्रपति के निवास की बात करें तो ये आपका दिल्ली में स्थित है वर्तमान, ठीक है, अभी दिल्ली में ही है, शुरू से ही दिल्ली में ही था। तो वर्तमान आवास, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली में है। पहाड़ी कौन सी है, रायसीना हिल, रायसीना हिल्स पर स्थित है राष्ट्रपति भवन, ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर स्थित है। और देखिए इसका वास्तुकार कौन था, वास्तुकार की बात करें तो इसका वास्तुकार था एडविन लिटियंस। कौन था, एडविन लिटियंस। इसका डिजाइन करता एडविन लिटियंस। एडविन लिटियंस इसका डिजाइन करता है, यानी वास्तुकार है, नाम ध्यान रखना। जो राष्ट्रपति भवन का जो वास्तुकार था उसका नाम था एडविन लिटियंस, ठीक है। देखिए दूसरी बात इसमें एक और भी है कि उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, यानी जो संसद द्वारा दिए जाएंगे उसे कुछ विशेषाधिकार, ठीक है, उपलब्धियां, भत्ते आदि उसे प्राप्त होंगे। तीसरी बात इसमें और याद रख लीजिए, उसकी ठीक है, उपलब्धियां व भत्ते
इसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, यानी जो समय अवधि चल रही है उस समय तक इसमें जितने भी पेंशन इसके भत्ते हैं, सैलरी है, इन पर कोई कटौती नहीं होगी। संसद द्वारा इन पर कोई कटौती नहीं होगी। विशेषाधिकार, भत्ते, उपलब्धियां, इन पर कोई कटौती नहीं होगी। ठीक है, और कहाँ पर इसका वर्णन किया गया है? अनुसूची 2 में इसका वर्णन किया गया है। याद रखना, अनुसूची 2 में इसका वर्णन किया गया है। किसका? आपके उपराष्ट्रपति के पेंशन, भत्ते, सैलरी वगैरह, इनके सब के बारे में अनुसूची 2 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे बात करें। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60, ठीक है, शपथ के बारे में बात करी गई इसमें, राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, शपथ। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करी गई है कि शपथ कैसे होगी। तो अनुच्छेद 60 में पद ग्रहण से पहले ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है, पहली बात। ठीक है, तो 60 में पद ग्रहण से पहले ली जाने वाली शपथ, शपथ का उल्लेख। ठीक है, तो आर्टिकल 60 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब राष्ट्रपति पद के लिए जाएगा, राष्ट्रपति पद पर बैठेगा, तो उसे आर्टिकल 60 के तहत पहले राष्ट्रपति की शपथ लेनी होगी। क्या लेनी होगी? शपथ लेनी होगी अनुच्छेद 60 के तहत। अब देखिए अनुच्छेद 60 में शपथ क्या है, किसके सामने लेगा। देखिए इसके अनुसार क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति की शपथ लेगा, तो उसे किसके सामने शपथ लेनी चाहिए? देखिए भारत के प्रमुख महान्यायवादी। ठीक है, तो भारत के प्रमुख न्यायवादी के सामने शपथ लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए न्यायवादी की अनुपस्थिति रही, न्यायवादी उसमें नहीं रहा उपस्थित वहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने वो शपथ लेगा आर्टिकल 60 के तहत। ठीक है, चलिए, तो शपथ लेगा किसके सामने? राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी नहीं, सॉरी, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य ठीक है, महान्यायवादी नहीं है वो, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति दूसरा इसमें क्या, देखिए मान लीजिए अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे, तो उस समय जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट में, जो भी वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश होंगे, उसके सामने राष्ट्रपति शपथ लेंगे। ठीक है, और शपथ में क्या होता है? राष्ट्रपति कहते हैं मैं अमुक, ठीक है, मैं अमुक पूरी योग्यता से संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने तथा भारत की जनता की सेवा और कल्याण करूँगा। ठीक है, उसमें राष्ट्रपति क्या कहते हैं? मैं अमुक, ठीक है, पूरी योग्यता और योग्यता से संविधान और विधि के संरक्षण, परिरक्षण, संविधान और विधि के संरक्षण व परिरक्षण, ठीक है, और प्रतिरक्षण और प्रतिरक्षण
करूँगा और भारतीय जनता की सेवा करूँगा। ठीक है, प्रतिरक्षण करने तथा भारतीय जनता की सेवा करने की शपथ लेता हूँ। ठीक है, शपथ लेता हूँ। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 60। अब देखिए आर्टिकल 60 तो यहाँ पे है गया, हो गया। ठीक है, आर्टिकल 60। अब आर्टिकल 61 किससे जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 61 की बात करें तो वो जुड़ा हुआ आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 61 में कहा गया कि आपने देखिए जो भी कुछ आपने आर्टिकल 60 में कहा है, ठीक है, आपने शपथ ली और आपने ये जो कहा है ना, ये वाला ये सब चीज़ें कहा कि विधि के समान संरक्षण और परिरक्षण और प्रतिरक्षण, भारतीय संविधान और ये सब चीज़ें आप एक बार याद कर लीजिए अच्छी तरीक़ा से। अगर इसमें से किसी का भी आपने उल्लंघन किया तो आर्टिकल 61 सीधा सीधा बगल में लिखा हुआ है, यानी इसी के बराबर में, आप एक बार उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद देखना। ठीक है, तो आर्टिकल 61 महाभियोग से संबंधित है। तो महाभियोग की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, तो उसमें अगले क्लास में कराएंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।